लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी, बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। सितारगंज में आरा मशीन में छापेमारी, चोरी की अवैध लकड़ी बरामद, पुलिस ने आरा मशीन को किया सील। सितारगंज पुलिस ने प्लास्टिक की पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री को किया सील, कबाड़ी की दुकान की आड़ में बनाई जा रही थी प्रतिबंधित पॉलिथीन। हरिद्वार पुलिस की सफलता, बीते दिनों हुई चोरी का किया खुलासा, आरोपियों के पास से सामान भी बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां जोशीमठ राहत कार्यों की सीएम धामी ने समीक्षा की है। विस्थापितों के लिए स्वरोजगार के रास्ते सरकार खोलेगी। सीएम ने योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। विस्थापितों के लिए हीटर और अलावा कई व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष अजेंद्र अजय को विशेष प्रतिनिधि बनाया। रोजाना जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट दी जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, जोशीमठ की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है, समीक्षा बैठक की है सीएम धामी ने, क्या कुछ निर्देश दिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के जोशीमठ में जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में लगातार मुख्यमंत्री ने जो है जोशीमठ को लेकर के जो समीक्षा बैठक है वो एक तरीके से की है, और तमाम जो राहत कार्य वहाँ पर चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट भी जो है मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई है। जिस तरीके से जो समीक्षा इस बार मुख्यमंत्री ने की है उसका सीधे तौर पर ये मकसद था कि किस तरीके से वहाँ पर जो है लोगों को विस्थापित किया जाए, किस तरह से वहाँ पर पुनर्वास जो है लोगों को किया जा सकता है, उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शीतलहर के चलते पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली है। कल जोशीमठ में भी बरसात के साथ साथ जो बर्फबारी है वो एक तरीके से हुई थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि तमाम जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ था। तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी राहत कैंप बनाए गए हैं, रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं, लोगों को वहां पर एक तरह शिफ्ट जहां पर किया गया है वहां पर प्रशासन की तरफ से चाहे हीटर हो या अलाव हो उसकी व्यवस्था की जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि स्वरोजगार के क्षेत्र में किस तरह का काम हो सकता है, क्योंकि जो लोग वहाँ से चले जा चुके हैं उनके पास कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट भी है, क्योंकि उनका जो रोजगार है वो भी कहीं ना कहीं उनसे छीना है। तो ऐसे में सरकार की अब कोशिश है कि स्वरोजगार पर जोर दिया जाए, और ऐसे में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो स्वरोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकता है उसको लेकर के जो है काम करें। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार ने तय किया था कि घर के जो 2 सदस्य हैं उनको मनरेगा के तहत जो है उनको जो नौकरी है यानी कि वो दी जाएगी, यानी कि मेहनदारों में दिया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि अब उनके आगे कहीं ना कहीं उनकी भी मांग भी थी कि जिस तरह का रोजगार था, क्योंकि कोई खेती बाड़ी करता था या कोई काम वहाँ पर करता था, होटल व्यवसाय चलाता था, और उनके पास अब कहीं ना कहीं संकट एक तरीके से है, क्योंकि तमाम जो होटल्स हैं वो खाली करवाए गए हैं, दरारें वहाँ पर आई हैं, लोगों को वहाँ से प्रभावित क्षेत्रों से शिफ्ट किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब ये कहा जा रहा है कि स्वरोजगार का क्षेत्र जो है वो सरकार ने कहा है कि अधिकारियों को कि स्वरोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से वहाँ पर उन्हें रोजगार दिया जा सकता है उसके निर्देशित किया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों को अब रोजगार देने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री ने जो बद्री केदार मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं उनको बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पर विशेष सदस्यों ने नामित किया गया है कि जो अब जोशीमठ में रहेंगे, और साथ ही साथ जोशीमठ की जो पल पल की अपडेट है वो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी जाएगी। तो कह सकते हैं कि सरकार ने एक अपना प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर एक सदस्य को नामित भी कर दिया है। तो अब कोशिश कहीं ना कहीं यही है कि किस तरह के जोशीमठ में जो राहत बचाव कार्य है तेजी लाई जा सके, और अब किस तरीके से लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया जा सके और लोगों को जो विस्थापित की प्रक्रिया है उसको किया जा सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये दिखाता भी है कि सीएम धामी कितनी संजीदगी से पूरे मामले को ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि संकट की घड़ी में सरकार सभी के साथ खड़ी हुई है, वो दिखता भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बैठ के ले रहे हैं उसके बाद समाधान भी कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि समस्या जो है वो बहुत बड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं धामी की अगर हम देखें, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि योजना बनाई जाएगी और रोजगार भी दिया जाएगा, तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री सही फैसले ले रहे हैं। और जिस तरीके से कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में बेहतर कार्य हुए हैं, वो बेहतर कार्य दिखते भी हैं। ये बात सच है, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों के साथ खड़ा रहा जा सके,
और यही वजह है कि सरकार और शासन दोनों को कहीं ना कहीं समय सरकार और शासन दोनों जनता के साथ खड़े हुए हैं और कोशिश यही है कि किस तरीके से प्रभावितों को एक तरीके से विश्वास दिलाया जा सके जो भी काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार उनके पक्ष में कर रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब वहाँ पर रहे थे तो लोगों के साथ उन्होंने बातचीत भी की थी, तमाम रेस्क्यू सेंटर, तमाम प्रभावित क्षेत्रों में उनका दौरा भी हुआ था, लोगों से बातचीत भी की थी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया था। और ऐसी स्थिति में जब 2 दिन लगातार मुख्यमंत्री ने बैठक की तो उसके पीछे का मकसद यही है कि किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जा सके, लोगों के सामने जो संकट है वो संकट को किस तरीके से उनको उससे उभारा जा सके, तो इन तमाम पहलू पर जो है काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि पहलू के चलते कहीं ना कहीं कोशिश भी है कि लोगों को एक तरीके से भरोसा दिलाया जा सके कि सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है, लोग किसी भ्रम की स्थिति में ना आए। जिस तरीके की सियासत भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चल रही है तो सियासत से दूर सरकार कहीं ना कहीं पूरा फोकस जोशीमठ को लेकर के है और उसी जोशीमठ को बचाने के लिए, तमाम जो प्रभावित परिवार है उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, उनके लिए क्या कुछ हर संभव मदद सरकार की तरफ से हो सकती है उस पर फोकस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो अधिकारियों को निर्देशित है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। जी, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां सितारगंज पुलिस प्रशासन टीम ने नकुलिया रोड स्थित सिंगल यूज प्लास्टिक की पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। बता दें कि कार्रवाई के समय पॉलिथीन बनाने का कार्य चल रहा था जिसके चलते प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया। वहीं फैक्ट्री में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलिथीन बरामद की गई है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनजीटी को भी दी है। अपनी सूचना से हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे एक अवैध फैक्ट्री जो है वो जो पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज पॉलीथीन है उसका निर्माण कर रही है। तो इसी की दृष्टि के तहत छापा मारा गया और भारी मात्रा में जो है इसमें सिंगल यूज पॉलीथीन मिली है और लगभग 7 मशीनें इसमें फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 8 मशीनें हैं। 240 के लगभग जो है वो पॉलीथीन के बड़े जो कट्टे हैं वो बरामद हुए हैं। एक कट्टा लगभग 25 केजी के आसपास का। कार्रवाई भी जारी है, अभी हम सीज कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई इसमें चलानी और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो नियमानुसार अभी जारी है। बहादुराबाद पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। दरअसल बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत सुरेश राठौर के घर पर चोरी हुई थी जिसमें मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को नौकर अंकित की संलिप्तता मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आभूषण और चोरी किए गए लैपटॉप को बरामद किया है। बता दें कि इस दौरान आरोपी पुलिस को धक्का देते भागने की फिराक में छत से कूद गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल आरोपी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। चोरी के एक मामले में जिसमें माननीय पूर्व विधायक हैं श्री सुरेश राठौर जी, इनके द्वारा थाना बहादुराबाद में कंप्लेन दी गई थी जिस पर चोरी का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध लिखा गया था। चूंकि उनके कहीं ना कहीं ऐसे डिजी लॉकर से ये चोरी हुई थी तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा नोन आदमी के बारे में उनका शक था कि जो मेरे साथ उनके साथ रहता हो या काम करता हो, जिसके द्वारा लॉक को देख लिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में उस लॉक से पैसे निकाल लिए गए हो। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज हो गया था। उनकी जानकारी जब ली गई तो कुछ 5-7 संदिग्ध जो उनको लगे थे उनके द्वारा नाम उपलब्ध कराए गए थे। तो एक अंकित नाम का जो लड़का था जो नगीना का रहने वाला बिजनौर का, उसकी संलिप्तता का कहीं न कहीं संदेह आया। उसकी यहाँ प्रेजेंस उनके पाई गई कैंप ऑफिस के पास। इस आधार पर जो है उसको जानकारी करने के बाद उसको बुलवाया गया था और जिसके द्वारा बताया गया कि हाँ उसने थोड़ा से लालच में आकर उसको जरूरत थी पैसे की, इसलिए उसने ये चोरी कर ली थी। साथ ही साथ NHRC को भी रिपोर्ट इसमें दे दी गई है। सितारगंज पुलिस ने लकड़ी चोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल वन सुरक्षा टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम बरूबा बाग में स्थित आरा मशीन पर साल की लकड़ी चोरी कर चिरान किया जा रहा है, जिसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरा मशीन पर छापा मारा। वहीं आपको बता दें कि बाराकोली वन विभाग और वन सुरक्षा टीम ने आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया है। का चिरान हो रहा था जिसकी सूचना पर वन विभाग ने छापा मारा तो एक ट्रैक्टर ट्राली सीज की है और कुछ लट्ठे भी बरामद हुए हैं। इसी क्रम में उस आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। लकड़ी के कागज नहीं थे, चिरान हो रहा था जिस लकड़ी का परमिशन है, लाइसेंस है उसका, तो अग्रिम आदेशों तक श्रीमान प्रभागी वनाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक उसे सीज। आगे बढ़ेंगे। लालकुआ में भाजपा मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। नैनीताल जनपद 22 और लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है, जिनमें नगर पंचायत लालकुआ के सभासद धन सिंह विश्व को लालकुआ मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नैनीताल जिला अध्यक्ष ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बता दें अध्यक्षों के नाम की घोषणा को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।
अभी हमारा संगठन पर्व चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही मेरी जिले में यहाँ नियुक्ति हुई जिलाध्यक्ष के नाते, और उसके तुरंत बाद हमने जिले की कार्यकारिणी गठित की। इसी क्रम में कल यहाँ पर हमारे जो 22 मंडल हैं उन सभी मंडलों में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हमारे बने हैं, जिसमें कि इस मंडल में हमारे पूर्व में बहुत विभिन्न दायित्वों में रहे वरिष्ठ मृदुभाषी सरल सहृदय ऐसे हमारे पंजी यहाँ पर जगदीश पंजी यहाँ पर मंडल अध्यक्ष बने हैं, और इनको बहुत शुभकामनाएं हैं। और इनके नेतृत्व में मैं ऐसी आशा करता हूँ निश्चित तौर पर पूरा मंडल एक साथ चल करके एक बहुत अच्छे राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण करेगा, और आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर हम पिछले भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत अच्छे मतों से यहाँ से हम आगे जाएंगे। खटीमा शमशान परिसर में बनी दुकान को खाली कराने के लिए भूमि मालिक ने प्रशासन से गुहार लगाई है, जिसकी शिकायत पर खटीमा के उप जिला अधिकारी रविंद्र विष्ट मौके पर पहुंचे और दस्तावेज चेक कर मौका मुआयना किया। साथ ही दोनों पक्षों को एक सप्ताह में विवाद सुलझाने को कहा। वहीं किराएदार का कहना है कि 2004 में ये दुकान शमशान घाट कमेटी ने उसे 1.5 लाख की पगड़ी पर आवंटित की थी, जिसका किराया वह समय पर जमा कर रहा है। उससे बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस पर भूमि मालिक ने दावा किया है कि उनकी पैतृक जमीन है और उन्होंने इसको खाली कराने को लेकर प्रशासन से गुहार भी लगाई थी, जिस पर प्रशासन मौका मुआयना भी करने आया था। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। वहीं पलायन के साथ जोशीमठ के हालात ने भी चिंता बढ़ाई है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है उससे लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं समाजसेवी रतन सिंह असवाल ने भी दिल्ली के एक्सपर्ट्स के साथ जोशीमठ का निरीक्षण किया, जिसके बाद ING 24 संवाददाता आकाश गौड़ ने समाजसेवी रतन सिंह असवाल से खास बातचीत की। लगातार पलायन पहले से ही एक चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसने भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सबको सोचने मजबूर किया है कि आखिर क्या कुछ कारण है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजसेवी रतन असवाल जी मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं जिस तरीके से जोशीमठ की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर के कि क्या इसके पीछे के पहलू है? देखिए, जोशीमठ जो लैंडस्लाइड है ये कोई नया नहीं है। ये 1976 में मिश्रा कमेटी एक बनी थी, उन्होंने भी रिपोर्टें दी हैं, और उसके बाद भी कई एक्सपर्ट कमेटियां उसमें बनी हैं, और जो हमारा स्टेट जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी भी रिपोर्टें उसमें हैं। लेकिन इस जो जितनी भी रिपोर्टें आई हैं या सरकारों को दी गई हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ है, और ये शासन स्तर पे इसमें अमल में लाया जाना चाहिए था और स्थानीय प्रशासन को इसको परस्यू करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। और आज भी स्थिति वही है कि पहले थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड होता रहा होगा, दरारें आती रही होंगी, लेकिन अब वो एकदम से ज़्यादा दिखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ में ये पहली बार हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मतलब जो है मीडिया इसको एक हवा की तरह पेश कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। और हमारा जो व्यापार है, पर्यटन उद्योग है या धार्मिक पर्यटन जो हमारे यहाँ होता है, वो इससे प्रभावित होता है। और अगर वो इससे प्रभावित होता तो निश्चित रूप से हमारे रोजगार और स्वरोजगार पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, समस्या है, उसकी बात की जानी चाहिए, लेकिन सकारात्मक रूप से बात की जानी चाहिए, उस समस्या के समाधान की बात की जानी चाहिए, ना कि सनसनी की तरह। तो अब जिस तरह से वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनको टारगेट करके एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है, लेकिन जो अस्थाई समाधान की बात कहीं पे नहीं हो रही है कि अस्थाई समाधान क्या है। तो ऐसा नहीं है कि जो जोशीमठ जो समस्या है कि वो राष्ट्रीय योजनाओं की वजह से वो समस्याएं हो रही हैं। समस्याएं हमारी तरफ से भी हैं, क्योंकि हमने एक जो है लूज सॉयल पे या एक कमज़ोर जगह पे हमने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर दिए हैं, मकान बना दिए, बड़े बड़े होटल बना दिए हैं, उसकी भार सहने की क्षमता कम हो गई है। सॉफ्ट टारगेट हमारी स्टेट को बना रखा है। और निश्चित रूप से ये लोग जिस तरह से हल्ला करते हैं, इनको समाज में इनको मोमबत्ती गैंग के नाम से जाना जाता है। तो इन लोग जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट करते हैं, इससे हमारे राज्य की जो छवि है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल हो रही है। और जब छवि धूमिल होएगी तो पर्यटन कहाँ से पर्यटन आएगा हमारे पास, कहाँ से पर्यटक आएगा हमारे पास? धार्मिक पर्यटन एक हमारा एक आर्थिकी का एक बहुत मजबूत स्तंभ हो सकता है, लेकिन जो वैश्विक पर्यटन है वो मजबूत कड़ी है। तो जब इस तरह की घटनाओं को बड़े बड़े तरीके से प्रचारित किया जाता है, योजनाओं का विरोध किया जाता है,
या जो छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो इससे हमारी छवि धूमिल होती है और पर्यटक आने में सोचता है कि भाई कहीं वहाँ जाके मैं फंस ना जाऊँ या मैं किसी आपदा में न फंस जाऊँ। तो इस तरह की मनोवृत्ति को रोकने के लिए सरकारी स्तर पे और मीडिया को थोड़ा सा संयम लेना चाहिए। ग्राउंड जीरो पे यदि आके वो रिपोर्टिंग करे तो मेरे ख्याल से बढ़िया है। किसी ने कोई वीडियो लोड किया और सोशल मीडिया में डाल दिया, उसी का संज्ञान लेके यदि आप खबर चलाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रतन असवाल, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि भ्रम की स्थिति को ना पैदा किया जाए। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रही हैं, और ऐसे में आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड पूरी तरीके से पर्यटन और तीर्थाटन पर निर्भर है। और ऐसे में अगर इसी तरीके की तस्वीरों को दिखाया जाएगा तो सही बात है कि कोई भी उत्तराखंड आने के लिए एक तरीके से सोचेगा। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं आकाश गौड़, i24 देहरादून। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जोशीमठ राहत कार्यों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जोशीमठ के लोगों को जो राहत दी जानी चाहिए थी वह उन्हें सरकार ने नहीं दी है। वहां के लोग अभी भी परेशान हैं। पिछले दिनों की अपेक्षा में लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगी है, जिसको लेकर लोगों ने अपनी दुकान और घरों पर एनटीपीसी गो बैक के नारे लिखे हैं, जिससे साफ देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों में एनटीपीसी को लेकर काफी नाराजगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री के बयान अलग अलग हैं। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है, जबकि अजय भट्ट कह रहे हैं कि इस मामले की जांच के बाद ही कारणों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही मेहरा ने यह भी कहा कि प्रशासन जो राहत सामग्री बांट रहा है उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। अब ये सरकार के मंत्रियों की सोच है। एक मंत्री इसरो की रिपोर्ट बंद करवाता है, दूसरा मंत्री अधिकारियों को हटने के लिए कहता है। तो काम कौन करेगा? लोगों की बात कौन सुनेगा? मंत्री वहां रहते नहीं, पिकनिक मना के वापस आ जा रहे हैं। तो जब अधिकारी वहां रुकेंगे तभी तो आवाम की बात सुनेंगे, जनता की बात सुनेंगे, तभी तो जो वहां कदम उठाए जा रहे हैं उन पर नजर रखेंगे। तो ये खाली ध्यान भटकाने वाली बात है। मेन फोकस होना चाहिए जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, उसके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, हमारी संस्कृति को कैसे बचाएं। मुख्यमंत्री जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। केदारनाथ त्रादशी में जो बीजेपी के साथियों ने किया था, जो ट्विटर हैंडल्स चले थे, उसका भी तो संज्ञान ले लें। कांग्रेस कम से कम AICC से बैठक करके अपने साथियों को वहां मदद करने के लिए भेज तो रही है। देश के सर्वोच्च साइंटिस्टों को और सर्वोच्च जूलॉजिस्ट को भेजने का अभी तक समय नहीं मिला। इसरो की रिपोर्ट को बंद करने से अच्छा था जो वहां के बचाव के लिए, जो प्रिवेंट करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठा लेने चाहिए। लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब फिर से दोष विपक्ष को देने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ने कोटद्वार में 2 दिवसीय कैप्सूल कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राज्य के कई स्टील कारोबारियों ने भाग लिया। बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पर स्टील की गुणवत्ता को लेकर कारोबारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन करता है, जिससे कि कारोबारी स्टील गुणवत्ता के मानकों को जान सके, साथ ही अच्छे से अच्छा काम कर सके। भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से स्टील प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी किया गया है, और उसमें जो हमारे लाइसेंस धारक हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कि वो हमारे मानकों को ठीक से समझ पाएँ, उसके अनुसार ठीक से टेस्टिंग कर पाएँ, और जो वो प्रोडक्ट बनाएं वो हमारे स्टैंडर्ड से जो क्वालिटी मिलनी चाहिए उसके अनुसार हो। तो इसके लिए आज हम ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का हमने रखा है उनके लिए। आज इसमें हम सारा उनको टेक्निकल जितने भी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसमें किस तरह की टेस्टिंग होनी चाहिए वो उनको बताएंगे। एक इंडस्ट्री में उनको लेके जाएंगे उस लैब में, और उनको सारा जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं उनको किस तरह से सही तरीके से टेस्ट करना चाहिए वो उनको। चमोली में ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों का कार्यात्मक एकीकरण किए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में बेमियादी धरने पर बैठे हैं। संगठन के जिला महामंत्री विपिन सेमवाल का कहना है कि शासन का यह आदेश संगठन को मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि इससे उनके संवर्ग के हितों पर कुठारघात हो रहा है।
जो पंचायती राज विभाग है उसका या तो पूर्णतः विलय कर दीजिए ग्राम्य विकास के साथ, या फिर ये हमें फंक्शनल मर्जर जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे काम जो हम नए हैं, हम भी जो आए हैं तो हमने भी इन चीज़ों को नहीं सीखा, तो इन चीज़ों में भी हमें काफ़ी वक्त लग सकता है। इन चीज़ों के जो हमारे कार्य हैं वो बाधित हो सकते हैं, तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो पूर्णतः जो चल रहा है पहले से वही अभी भी चलता रहे। जो फंक्शनल मर्जर का आदेश शासन के द्वारा किया गया है और जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये जनहित में आदेश किया गया है, तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध है कि ये फंक्शनल मर्जर के रूप में जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए, ये आदेश निरस्त किए जाएं और पूर्ववत जो पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती रही है उनको आगे बढ़ाया जाए और पंचायती राज को मजबूत किया जाए, न कि अन्य जो भ्रम फैला के अन्य विभागों का अतिक्रमण ग्राम पंचायतों में हो रहा है। और पंचायती राज विभाग को ये समाप्त करने की एक साजिश है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध केदार घाटी पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। चोपता में पहले दिन 1 फीट से अधिक बर्फबारी हुई, जिससे गाड़ियों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर ने डेरा डाल लिया है। तो वहीं बर्फबारी से चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम का जो फोरकास्ट है उस पर निगरानी रख रहे हैं और जगह जगह अलावा जलाने की व्यवस्था, हमारे जो रहन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था आदि सुचारू कर दी गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसको बाहर रात गुजारनी पड़े। साथ ही जो हमारे जहाँ पे निर्माण कार्य चलते हैं जैसे रोड साइड या ब्रिजेस के जहाँ पे लेबर टेंट हट्स बनती हैं उनके पर भी निगरानी रखी जा रही है, वहाँ पर भी उनको कोई समस्या नहीं है। टनकपुर की मिलन वाटिका में खनन व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें खनन निकासी की सहमति बनाने में 3 घंटे से भी अधिक का समय लग गया, जिसके समापन तक शारदा नदी में 25 जनवरी से खनन कार्य शुरू किए जाने और RBM पत्थरों के दाम 56 रुपये प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। वहीं परिस्थिति को देखते हुए खनिज निकासी के चक्कर बढ़ाए जाएंगे, जिस पर यूनियन अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने रॉयल्टी कम किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन विकास निगम के चेयरमैन कैलाश गहतोड़ी का आभार जताया। आज हमारी जो खनन की मीटिंग थी उसमें निर्णय लिया गया है 56 रुपये पत्थर और RPM दोनों की माल लिया जाएगा और ये माल 31 मई तक 56 रुपये प्रेशर वालों का रेट रहेगा। जो है 25 तारीख को दिन बुधवार को गेट खोलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जैसे कि जहां तक खुली जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ING 24 के साथ।